स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। यदि आपसे कहा जाए कि कैंसर का इलाज है, आपके ऑर्गन्स जो डैमेज हो चुके हैं वो वापस आ सकते हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज से भी फाइट की जा सकती है, चाहे वो ल्यूपस हो या डायबिटीज कैटेगरी 1 हो, तो आपको लगेगा कि कैसे पॉसिबल है। सिंथेटिक सेल बना करके ऐसा किया जा सकता है। अब कहोगे कि सिंथेटिक सेल जो है वो तो हमने साईफाई मूवीज में ही देखी है, ये कोई मूवी नहीं है। ओके, वी आर लिविंग इन द रियलिटी। क्या रियलिटी में ऐसा संभव है? आप कहोगे हाँ संभव है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और सिंथेटिक डीएनए बनाया जा रहा है। साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं तो फ्यूचर यही होगा कि हाँ, आपके ऑर्गन्स वापस आ सकते हैं। मतलब रीजनरेटिव थेरेपीज में उन आर्टिफिशियल सेल्स का इस्तेमाल करके आपके ऑर्गन्स को रीजनरेट किया जा सकता है, कैंसर से फाइट की जा सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज से भी निजात मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये न्यूज आइटम क्या है। सो वर्क बिगिंस टू क्रिएट आर्टिफिशियल ह्यूमन डीएनए फ्रॉम स्क्रैच। तो पहले वो डीएनए बनाएंगे, आर्टिफिशियल डीएनए, देन दे विल डेवलप आर्टिफिशियल सेल, और उस आर्टिफिशियल सेल की सहायता से जो भी यूज वो कर सकते हैं उसका मेडिसिनल यूज वो किया जाएगा। अब बात आती है कि सर यूपीएससी में इसका क्या काम है? यूपीएससी इस प्रकार के सवाल पूछ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के अंत में इसका आंसर आपको मिलेगा। दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 2003 has significantly impacted medical and scientific research। तो पहले भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है और 2003 में वो कंप्लीट भी हो गया था। तो सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विल बी द पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर नेक्स्ट मेंस, दैट इज यूपीएससी 2026। तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि कल से यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम अप टू 50% डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड विद दिस, आप इस फाइल को जो PDF में अभी आपको पढ़ाने वाला हूं उसको इस टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स जानते हैं कि बेसिक्स है क्या। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। एक सेल जिसके अंदर क्या होता है, ईच सेल न्यूक्लियस कंटेन्स। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंटेन 1 क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, ठीक है, और डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब वो करेंगे क्या, इस लेवल पे जाके, ये माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है, इस लेवल पे जाके सिंथेटिक डीएनए बनाएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि जब हम इस लेवल पे यहां तक पहुंचे हैं तो इस सिंथेटिक डीएनए से सेल्स बनेंगे, सेल्स से रीजनरेटिव मेडिसिन बन सकती हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद दिस, ठीक है, दिस इज द ABCD ऑफ यू कैन से डीएनए। क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, है ना। बेसिस क्या होते हैं? अ बायोलॉजिकल कंपाउंड विच बॉन्ड्स विथ अनदर बेस टू हेल्प डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, टू फॉर्म डीएनए एंड आरएनए। कुछ बेस पेयर होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, शुगर बेसिस होती हैं, उन सब में हम नहीं जा रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए कि A, T, G एंड C, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 4 बेसिस होते हैं जो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आप सब लोग जानते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सब जानते हैं कि हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स में वो इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी हाइट कितनी होगी, ठीक है, हमारे फीचर्स क्या क्या होंगे, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें एनकोडेड रहती हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द 4 बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल। और जीनोम क्या होता है? अब जीनोम हम देखें, है ना, अभी हम सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं और जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। तो जीनोम क्या होता है? एन
organism's complete set of genetic instruction encoded in its DNA, तो उसे कहा जाता है जीनोम। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन एक जगह पे होना उसे जीनोम कह दिया गया। एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। और आरएनए क्या होता है मैं अभी जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब डीएनए से कैसे आरएनए जुड़ा हुआ है और आरएनए कैसे प्रोटीन बनाता है, सिंपल सी भाषा में आप इतना सा समझिए, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। क्या होता है उसमें, डीएनए में, दिस इज डीएनए, डीएनए के अंदर है जीन्स जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो इन बेस पेयर्स में छुपी हुई है। यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए तक जाती है और आरएनए मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम तक पहुंचता है और राइबोसोम को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आप जानते हो कि राइबोसोम इज द साइट वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, और वहां पे प्रोटीन बनते हैं और ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ट्रांसक्रिप्शन, जो इंफॉर्मेशन यहां पे थी वो ट्रांसक्रिप्ट होती है और वो ट्रांसलेट होती है और प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। हमारे अंदर जो भी चीज चल रही है वो ये है, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए, फिर से देख लो, ट्रांसक्रिप्ट होती है, फिर वो ट्रांसलेट होती है इनटू प्रोटीन्स। किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट यहां पे आ जाता है तो वही यहां रिफ्लेक्ट होता है और वही यहां रिफ्लेक्ट होता है। कैसे, ये देखिए। ठीक है, डीएनए म्यूटेट हो गया। आइडियली डीएनए किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, जहां पे GAC, मैंने आपसे कहा था ATGC होता है ना, तो ATGC का सीक्वेंस है। अब यहां पे क्या है, GC से जुड़ा है, AT से जुड़ा है, GC से जुड़ा है, इस टाइप का सीक्वेंस है। लेकिन बीच वाला सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया, यहां पे TA से जुड़ गया। ठीक है, होना उल्टा चाहिए था, ये वैसे हो गया, इसको जेनेटिक म्यूटेशन बोल देते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और इसके बाद में एक प्रोटीन बना, तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है। इस कंडीशन में जो आपका ब्लड है वो इस प्रकार के बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन म्यूटेशन हो गया तो यहां पे वेलिन बन गया, म्यूटेंट प्रोटीन, और इसकी वजह से आपके आरबीसी का जो साइज है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, सिकल सेल शेप्ड। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती है, सबसे बड़ी तो वही है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये डिजीज हो जाती है। समझे बात को। तो अब जब सिंथेटिक डीएनए बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे भी म्यूटेशन है वहीं पे उसको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो सिंथेटिकली आप बना रहे हो ना, तो उसको यहीं पे बदल देंगे, और जैसे ही यहां पे बदला तो ये म्यूटेशन चेंज हो गया ना, म्यूटेशन हो गई नहीं, और म्यूटेशन नहीं होगा तो जो आप चाहते हो डिजायर्ड वो आपको मिल जाएगा। इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये है। अब डीएनए के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है वहां पे जो आपको देखने चाहिए। डीएनए के अंदर कुछ कोडिंग डीएनए पार्ट होता है और कुछ नॉन कोडिंग डीएनए पार्ट होता है। जो कोडिंग डीएनए होता है उसे कहते हैं एक्सोन्स। ठीक है, ये कोड होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, ये आरएनए तक जाएगा और आरएनए इसको प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। और कुछ नॉन कोडिंग होता है जिसका क्या काम होता है वो भी हम अच्छे से देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये कोडिंग रीजन है, और कुछ जो इंट्रोन होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, तो कोडिंग डीएनए का काम क्या है आप देख लो, उसे एक्सोन्स कहते हैं, ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है उसको प्रोटीन में, जो मैंने आपको बताया। ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें 20 से 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, जो कि ओवरऑल बेस पेयर्स के कितना होते हैं, आउट ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स, 3 बिलियन आप समझ सकते हैं, उसमें से सिर्फ 1 to 2% ही होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 98% के आसपास नॉन कोडिंग डीएनए है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो मैंने आपको बताया, enzymatic roles, that is many proteins are enzymes that catalyze biochemical reaction like breaking down nutrients or repairing DNA. Signaling and transport, protein like receptors or transporters enables communication and movement of molecule within and between the cell. ठीक है, तो सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, ये जो कोडिंग डीएनए है
इसको भी सिंथेसाइज करेगा। यही यहां पे लिखा हुआ है that human genome including coding region to study how these protein making instruction work and engineer cell with the specific function जैसे कि immune resistance for the therapies। ठीक है, सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट है, ये 5 साल का इनिशिएटिव है। वेलकम ट्रस्ट एक बहुत बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 10 मिलियन पाउंड का इसको डोनेशन दिया हुआ है। that will synthesize large section of human genetic code from scratch। ठीक है, the goal is to deepen the research how DNA function and pave the way for the advanced medical therapy। जैसा कि मैंने बताया, रीजनरेटिव थेरेपी हो गई या ऑटो इम्यून डिजीज से फाइट करना हो गया, ये सब इससे पता चल जाएगा। डीएनए का जो दूसरा पार्ट होता है जिसे नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं, जिन्हें इंट्रॉन भी कहते हैं, जो कि 98 to 99% होता है। दिस इज द रेगुलेटरी रीजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि कोडिंग डीएनए का तो सबको पता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। ये क्या करता है? जीन रेगुलेशन करता है। नॉन कोडिंग डीएनए कंटेन रेगुलेटरी एलिमेंट सच एज प्रमोटर, एनहेंसर एंड silencer. Promoters signal where a gene start, while enhancer often far from the gene boost its activity. For example, they ensure that the gene is active in the liver cell but not in the skin cell। है ना, सेम ही जीन है लेकिन वहां पे वो साइलेंस रहेगा और वहां पे उसका काम करता रहेगा। ठीक है, नॉन कोडिंग आरएनए, सम ऑफ द नॉन कोडिंग डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू फंक्शनल आरएनए लाइक माइक्रो आरएनए व्हिच रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, साइलेंस हार्मफुल जीन एंड गाइड सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, तो नॉन कोडिंग का भी अपना एक फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका, जैसे कि सेंट्रोमर्स हेल्प क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, और जब सेपरेट नहीं होते हैं तो कुछ ऑटोसोमल डिजीज भी होती है। आज मैं यहां पे बता नहीं रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम आती है। वाइल टेलोमर्स प्रोटेक्ट क्रोमोसोम्स एंड फ्रॉम डिग्रेडेशन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन यहां पर सारी की सारी है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं कौन? टेलोमर्स। जैसे आपके शू लेसेस होते तो लास्ट में वो नहीं होती है उसकी प्लास्टिक टिप, वैसे यहां पे लगे रहते हैं ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, आप ऐसा मान सकते हैं। देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, सम ऑफ द नॉन कोडिंग डीएनए contain remnants of the ancient viruses or repetitive sequence that may influence genome's stability and evolution। आपने कोविड-19 के टाइम पे सुना होगा कि कुछ लोगों में ये जीन नेचुरल था, इस वजह से वो सर्वाइव कर गए। ठीक है, ये सुना होगा। तो ये नॉन कोडिंग वाला जो रीजन है, इसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको भी नहीं पता है, जो साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, लेकिन आप कोविड-19 के टाइम पे सर्वाइव कर गए। कुछ लोगों में कुछ ऐसे जीन्स थे जो सर्वाइव नहीं गए, दे वर मोर ससेप्टेबल टू कोविड-19 और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये वो वाला रीजन है, इस पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च होनी अभी बाकी है। अदर्स में अफेक्ट ट्रेट्स लाइक डिजीज ससेप्टेबिलिटी बाय subtly altering these gene regulation and unknown function, much of the non coding DNA's role remain still unclear। तो इस पे भी अभी रिसर्च होगी। सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो नॉन कोडिंग डीएनए को भी बनाएगा। ठीक है, बाय रेगुलेटिंग मेल फंक्शंस लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड कैंसर्स। तो आप समझ गए होंगे कि जो सिंथेटिक जीनोम प्रोजेक्ट है वो कोडिंग डीएनए एज वेल एज नॉन कोडिंग डीएनए दोनों को साथ में लाएगा और दोनों को सिंथेसाइज करके वो डीएनए बनाएंगे। ठीक है, द प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द प्रायर सक्सेस। अब हुआ क्या था, क्या ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है? पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसका जीनोम बनाया। जैसे ही सक्सेस मिली तो इनको लगा कि अब हम ह्यूमन सिंथेटिक जीनोम भी बना सकते हैं। चैलेंजेस ड्यू टू ह्यूमन जीनोम्स कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर्स है एज कंपेयर टू ई कोलाइस 4.5 मिलियन। ई कोलाई एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो आपके गट में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है यूपीएससी के मेंस को क्वेश्चन का डील करने की। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात कि कोडिंग डीएनए क्या होता है, ये क्या होता है। अब आ जाते हैं हम
मेंस वाले पार्ट पे कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। मैंने बताया एडवांस्ड मेडिकल थेरेपी, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज से लड़ना हो जैसे कि ल्यूपस, आप बोल सकते हो कि डायबिटीज टाइप 1 डिजीज, उनसे फाइट करना हो। लैब मेड सेल्स कुड रिपेयर लिवर डैमेज, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। या पोटेंशियल टू क्रिएट सिंथेटिक माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भी डिजीज होती है, बिकॉज यू आर गेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ डिफेक्ट होता है तो वो बच्चों में एज इट इज आ जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है और क्रोनिक डिजीज होती है, उनसे फाइट करने में मतलब एडवांस मेडिकल थेरेपी। अंडरस्टैंडिंग डीएनएस डार्क मैटर, दैट इज स्टडिंग नॉन कोडिंग डीएनए, जिसका मैंने बताया कि अभी तक उसका फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि कोविड-19 के टाइम पे कुछ लोग क्यों मर गए इतना जल्दी, बहुत सारी यंग पॉपुलेशन की भी तो डेथ हुई है, तो उसमें यहां पे पता चलेगा, रिसर्चेस होंगी, ठीक है। एंड अनलॉकिंग न्यू वेज टू ट्रीट कॉम्प्लेक्स डिजीजेस लाइक कैंसर हो या अल्जाइमर हो, ठीक है। कस्टमाइज ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइक इंजीनियर्ड सेल कुड डिलीवर प्रिसाइज थेरेपी लाइक टारगेटिंग कैंसर सेल विदाउट हार्मिंग द हेल्दी। फास्टर ड्रग डेवलपमेंट हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं या रीजेनरेटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन पॉइंट है जो हम ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़े थे, यहां पे भी पढ़ लिए, सेम ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कंसर्न्स क्या होंगे, आप सब लोग जानते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, सिंथेटिक सेल कुड कॉज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लाइक फॉर्मिंग ट्यूमर और ट्रिगरिंग न्यू इन्फेक्शंस इफ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, क्योंकि आपको नहीं पता है ना वो नॉन कोडिंग डीएनए क्या कर रहा है, आपने तो सिर्फ कोडिंग डीएनए को कर लोगे, नॉन कोडिंग डीएनए का फंक्शन पता नहीं है कि वो मिस्टीरियसली कैसे बिहेव कर रहा है, उसका क्या काम है, उसमें से कौन से साइलेंसर हैं, ठीक है, जो जीन को आगे चल के साइलेंट कर देते हैं और ट्यूमर नहीं होता है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को रोक देते हैं, ये भी तो नहीं पता है आपको। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, मिसयूज बाय ड्रग एक्टर्स, ठीक है, जैसे कि एक्सेस टू एडवांस डीएनए सिंथेसिस इक्विपमेंट कुड अलाउ मिलीशियस ग्रुप टू क्रिएट हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट, ये भी हो सकता है। या फिर वाइडनिंग इनइक्वालिटी, क्योंकि ऐसी थेरेपीज जो है गरीब जनता तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। या रेगुलेटरी गैप्स भी हो सकते हैं, करंट लॉ में नॉट फुली प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सिंथेटिक डीएनए, तो रेगुलेटरी लूप होल भी है। एथिकल चैलेंजेस भी हैं, आप देखेंगे। सो क्रिएटिंग सिंथेटिक ह्यूमन विच मीन्स यू आर प्लेइंग विद द गॉड, ट्रीटिंग डिजीजेस इज ओके, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन आप कुछ ऐसे जीन डाल दो जो आगे चल करके सुपर ह्यूमन बना दे आपको, ये एक प्रॉब्लम है। कंसेंट एंड प्राइवेसी, लाइक यूजिंग सिंथेटिक डीएनए इन थेरेपीज रिक्वायर क्लियर कंसेंट, इसका मिसयूज हो सकता है। सेफ्टी मैकेनिज्म का एक बात है कि किल स्विचेस नहीं हुए तो मोरल बाउंड्रीज हैं, पब्लिक ट्रस्ट हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वहां पे चैलेंजेस पढ़े थे वो के वही यहां पर हैं, ठीक है। तो अब फिर से वो क्वेश्चन आते हैं और आप सॉल्व करने जाओगे तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो टू सिंथेसाइज एन आर्टिफिशियल ह्यूमन जीनोम, नहीं, वो ह्यूमन जेनोम की सीक्वेंसी को लेकर के था, सिंथेसिस को लेकर के था ही नहीं। बी वाला आपको लगेगा कि हाँ, टू मैप एंड सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जेनोम, बिल्कुल सही बात है। टू डेवलप जीन एडिटिंग टूल्स, क्रिस्पर तो बहुत बाद में आया, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा, टू क्रिएट डेटाबेस फॉर नॉन कोडिंग डीएनए फॉर कमर्शियल ड्रग डेवलपमेंट, ये भी नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर, सिंपल सा है। इसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन है एक मेंस का, दैट इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू द एडवांसमेंट इन द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड द बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस द एथिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न जेनेटिक रिसर्च। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसका मॉडल आंसर मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप पहले तो आंसर लिखिए एंड देन you will be having that answer to evaluate कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।